हेलो एवरीवन। इस बार काफ़ी लेट हो गई है क्लास। हमने जैसा कि आपसे वादा किया था कि 2024-25 का उत्तर प्रदेश का बजट लेके आएंगे हम। तो उत्तर प्रदेश का जो बजट था वो लेके आ गए हैं। अब इसमें क्या है कि मैंने जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको कवर करने का प्रयास किया है कि कोई भी पॉइंट इससे ना बच पाए। और अंत में क्योंकि आपने देखा होगा काफ़ी फैक्चुअल चीज़ें पूछ ली जाती हैं उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम में, चाहे वो समीक्षा अधिकारी का पेपर हो या फिर वो पीसीएस का एग्ज़ाम हो। दोनों ही एग्ज़ाम्स में आपने देखा होगा कि काफ़ी फैक्चुअल चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो हमने क्या किया है कि इसको इस तरीके से लिखा है कि ताकि आपको ना इसमें याद करने में कोई समस्या ना हो। जैसे आपको बहुविकल्पी याद करने की हैबिट होती है, तो उसी तरीके से कुछ करा है। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें स्पष्ट होती जाएंगी। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं, फिर इसको शुरू कर देते हैं। ठीक है, मैंने जहाँ तक प्रयास किया है कि इसमें महत्वपूर्ण चीज़ों को इसमें इंक्लूड कर दिया है। योजनाओं में जो चीज़ होती हैं, जैसे किस योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, वो भी प्रयास करा है कि वो भी ज़्यादातर चीज़ें डालने का प्रयास किया है। ठीक है, और हाँ, दूसरी बात इसका जो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो देखो मैं जो लैंग्वेज यूज़ करूँगा वो प्रयास करूँगा कि जो चीज़ें इंग्लिश में बताई जानी चाहिए मैं वो उसके इंग्लिश वर्ड भी साथ में बताते रहूँगा। ठीक है, लेकिन इसकी जो पीडीएफ होगी, क्योंकि ये हमारे द्वारा बनाई गई पीडीएफ है, तो उसको ट्रांसलेट किया जा सकता है, तो उसको ट्रांसलेट कर भी लिया गया है। तो जो टेलीग्राम में आपको पीडीएफ मिलेगी वो दोनों पीडीएफ मिलेंगी, इंग्लिश वाली भी मिलेगी और हिंदी वाली भी। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए। चलो कंप्लीट कर लेते हैं, और इस तरीके से बनाइए इस पीडीएफ को कि अगर आप इसको बाद में रिवीजन करेंगे ना एक बार पढ़ने के बाद, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको समय लगेगा इसको याद करने में। मतलब एक बार रिवीजन करने में तो 10 से 12 मिनट, बस इतना ही समय लगेगा। 10-15 मिनट से ज़्यादा समय लगेगा ही नहीं पूरी पीडीएफ को रिवीजन करने में। ठीक है, चलो देख लेते हैं अब एक बार। पहला पॉइंट ये है कि वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा 5 फरवरी 2024 को बजट प्रस्तुत किया गया। ठीक है, चलो एक बार हल्का सा दिमाग में रखना है कि 5 फरवरी को प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, जो पीडीएफ आपको मिलेंगी वो इस तरीके की भी मिलेगी जिस पे हमने ये ओवर राइटिंग की हुई होगी, और विदाउट की हुई भी मिल जाएगी, मतलब सिंपल पीडीएफ एकदम स्वच्छ जिस पे कुछ भी नहीं लिखा होगा। ठीक, जो कुल बजट है, ये जो आपको ये जो नंबर है ना एकदम एग्जैक्ट याद रखने हैं। जो कुल बजट है वो 7,36,437.71 करोड़ का है, या फिर 7.36 लाख करोड़ का। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है ये। ठीक है, थोड़ा सा हम पॉइंट बढ़ा लेते हैं इसका, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा कम लग रहा है। ठीक है, चलिए। और जो मतलब कुल बजट है, ये कुल बजट आपको ये पॉइंट याद रखना है कि कितना कितना है इसका। 7.36 लाख करोड़ का है, या फिर 7,36,437.71 करोड़ का है। ठीक है, ये पॉइंट एज इट इज याद करना है आपको। दूसरा आ जाता है राजस्व व्यय। क्या है? राजस्व व्यय। और एक और नीचे पॉइंट देखो, ये है पूंजीगत व्यय। अब ये चीज़ें ना, आपने राजस्व मतलब क्या होता है? रेवेन्यू। ठीक है, और पूंजीगत मतलब क्या होता है? कैपिटल। अब देखो, जो राजस्व व्यय होगा, और एक आप और समझेंगे इसमें, एक तो रेवेन्यू, ये राजस्व व्यय का मतलब क्या हो गया? राजस्व व्यय का मतलब हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, दूसरा होता है पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसका मतलब पता है क्या होता है? जैसे एक बार ना ये राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय को एक बार यहाँ समझ लेते हैं। जैसे मान के चलो गवर्नमेंट ने कोई खर्चा किया, ठीक है, और वो खर्चा किस रूप में हो सकता है? दो तरीके से हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि मान के चलो गवर्नमेंट ने कोई रोड बनवा दिया। ठीक है, एक ही हो सकता है। दूसरा ये खर्चा हो सकता है कि गवर्नमेंट ने कोई स्कूल बनवा दिया, या फिर कोई एम्स बनवा दिया, यानी कुछ ऐसा गवर्नमेंट खर्चा कर रही है जिससे कुछ ना कुछ बिल्डिंग्स या कुछ ऐसी संपत्ति का निर्माण हो रहा है। मैं कह सकता हूँ यहाँ पर बहुत सिंपल भाषा में कह सकता हूँ कि संपत्ति का निर्माण हो रहा है। संपत्ति का निर्माण हो रहा है, बिल्डिंग वगैरह बन के संपत्ति का निर्माण हो रहा है। तो ऐसा खर्चा हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, मैं कहूँ अगर कि गवर्नमेंट ने पुल यानी कि कोई ब्रिज बनवाया, या फिर हम कह सकते हैं गवर्नमेंट ने कोई बांध बनवाया, ठीक है, तो ये भी कहाँ आएंगे? ये भी हमारे किस में आएंगे? ये भी सारा पैसा हमारा आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ठीक है, लेकिन मान के चलो गवर्नमेंट ने क्या किया कि पुलिस में जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन लोगों को पैसा दे दिया गवर्नमेंट ने। भाई उनकी इनकम तो दी जाएगी ना,
तो उनकी इनकम दी। क्या इससे कुछ ऐसा हुआ कि पुल का निर्माण या ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि संपत्ति का निर्माण नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे हम इसको कहेंगे राजस्व व्यय या फिर गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये दो चीज़ें तो आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। अच्छा, एक और चीज़ होती है, मान के चलो गवर्नमेंट ने पहले से लोन लिया हुआ था। ठीक है, गवर्नमेंट ने पहले से लोन लिया हुआ था, तो गवर्नमेंट पर कर्जा था पहले से। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि कुछ पैसा लेकर के वो कर्जा चुकता कर दिया। क्या कर दिया? जो कर्ज था वो चुकता कर दिया, यानी कि कर्जा वापस कर दिया गवर्नमेंट ने। अब वो कर्जा जो वापस किया है उससे देखो ना तो संपत्ति का निर्माण हुआ है, संपत्ति का निर्माण तो नहीं हुआ। ठीक है, और ना ही गवर्नमेंट ने रेवेन्यू पर खर्च किया है कि मतलब इस चीज़ में खर्च किया हो कि किसी की इनकम देना है, ऐसी स्थिति भी नहीं है। तो इस खर्चे को किस में काउंट किया जाएगा? तो इस चीज़ को याद रखना, अगर गवर्नमेंट ने पहले से कर्जा लिया हुआ था और गवर्नमेंट ने वो पैसा खर्च किया और उससे संपत्ति का निर्माण नहीं हुआ, यानी कि हम कह सकते हैं कि संपत्ति का निर्माण नहीं हुआ। ठीक, तो एक पैरामीटर तो ये है कि जब हम खर्च करते हैं तो जो पैसा है वो राजस्व व्यय है, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसको पहचानने का एक पैरामीटर तो ये है कि ये बताओ उससे एसेट्स का निर्माण हुआ है या नहीं हुआ। तो अगर एसेट्स का निर्माण होता है तो हम ये कह देते हैं कि भाई ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन एक और होता है, और वो क्या होता है कि अगर एसेट्स का निर्माण नहीं हो रहा तो लायबिलिटी कम हो रही है या नहीं। लायबिलिटी मतलब देयता, यानी कि एक प्रकार का कर्ज गवर्नमेंट के ऊपर, वो अगर लायबिलिटी भी कम हो रही है तब भी हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट करते हैं। अब समझो दोबारा से, मान के चलो गवर्नमेंट के पास कर्जा था, गवर्नमेंट ने वो पैसा चुकता कर दिया। अब गवर्नमेंट ने चुकता किया तो ठीक है भाई, एसेट्स का निर्माण तो नहीं हुआ, लेकिन क्या लायबिलिटी कम हुई? तो देखा जाएगा हाँ बिल्कुल लायबिलिटी कम हुई है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट के पास जो कर्जा था वो कर्जा चुकता किया है गवर्नमेंट ने, यानी कि लायबिलिटीज़ कम हुई हैं। तो इस हिसाब से जो कर्जा चुकता किया जाता है, जो कर्ज का पैसा दिया जाता है, वो पैसा भी किस में काउंट किया जाता है? वो भी गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट किया जाता है। क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा राजस्व, अब आप ये क्या समझे यहाँ पर? आप यहाँ पर समझे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहीं पर कह दूं कि रेवेन्यू, अगर राजस्व से आने वाला पैसा क्या होगा और कैपिटल यानी पूंजीगत आय क्या होगी? कैपिटल, अगर ये तो मतलब मान के चलो अब हमने खर्चे को समझा, लेकिन अगर हम राजस्व, अगर हमें उसी को इनकम को सोचें कि गवर्नमेंट की जो इनकम है वो रेवेन्यू इनकम क्या होगी और कैपिटल इनकम क्या होगी, तो उसे कैसे करेंगे? तो जस्ट ठीक उल्टा। जैसे मान के चलो गवर्नमेंट के पास जो पैसा आया है, ठीक है, ये मान के चलो 10,000 रुपये ये आए हैं। अब ये किससे आ सकते हैं गवर्नमेंट के पास? एक तरीका तो ये हो सकता है कि गवर्नमेंट ने पहले से कोई गवर्नमेंट की जो फैक्ट्री थी, या फिर मान के चलें गवर्नमेंट का कोई भी पीएसयू है, अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसका डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश, क्या होता है इसको? विनिवेश। अच्छा, निवेश क्या होता है? निवेश ये होता है कि कहीं पर पैसा लगाना, और विनिवेश क्या हो गया कि वहाँ से पैसा निकालना। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने, अगर गवर्नमेंट की कोई हिस्सेदारी थी किसी कंपनी में, ठीक है, मान के चलो एसबीआई में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है 51%। ठीक है, इतनी बात मान ली? ठीक है, सब मान ली। हालांकि केंद्र सरकार की उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि इस 51% में से घटा करके गवर्नमेंट ने अपनी रखी है 45%। बाकी की जो 6% हिस्सेदारी है वो किसी को बेच दी, और जिसने 6% की हिस्सेदारी ये खरीदी है वो पैसा देगा ना। तो जो पैसा आया हम उसको बोलेंगे डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा आया है। कहाँ से आया है? डिसइन्वेस्टमेंट से। तो ये जो पैसा आया है, इस पैसे को हम कहाँ गिनेंगे? इस पैसे को हम गिनेंगे कैपिटल इनकम। ठीक है, क्या गिनेंगे हमको? इसको कैपिटल इनकम। ठीक है, लेकिन अगर मान के चलो गवर्नमेंट ने कहीं से कर लिया, गवर्नमेंट को कर्ज दिया है किसी ने, तो इससे क्या हुआ है? ना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी पर कोई फर्क पड़ा है और ना ही एसेट पर कोई फर्क पड़ा है। तो इसको हम क्या करेंगे? हम इसको कहेंगे गवर्नमेंट की रेवेन्यू इनकम। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में आ चुका होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार। तो गवर्नमेंट का जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है उसका जो रेवेन्यू व्यय है, यानी कि राजस्व व्यय है, वो कितना है? 5.3 लाख करोड़। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है, 5.3 लाख करोड़, यानी 5,32,655.33 करोड़। ठीक है,
ये पॉइंट याद रहेगा। दूसरा है पूंजीगत व्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो कितना है 2,03,782.38 करोड़ यानी कि 2.03 लाख करोड़। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये कई मर्तबा ऐसा होता है कि ये जो पॉइंट है ना ये पूरे पूरे भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर इस तरह के पॉइंट पूछे जाते हैं, तो आपको दोनों ही याद रखने हैं, ठीक है। चलो आगे देखें। अगला है कि वर्ष 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश का राजस्व अधिशेष का अनुमान जीएसडीपी का 3% है। जीएसडीपी मतलब देखो, एक हमने देखा होता है जीडीपी, ठीक है, जो कि पूरे देश की होती है, यानी कि पूरे देश की एक साल की। अब प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन होगा ना, वो प्रोडक्शन किस किस का हो सकता है, दोनों चीज़ों का हो सकता है। एक तो हो सकता है कि वो प्रोडक्शन है मान के चलो सर्विसेज का, ठीक है, सर्विसेज का, और एक हो सकता है गुड्स का। गुड्स का मतलब हिंदी वाले समझे, गुड्स का मतलब वस्तुओं का भी हो सकता है और सर्विसेज का भी हो सकता है, दोनों का ही प्रोडक्शन हो सकता है। तो ये जो प्रोडक्शन होता है ना एक साल का, उसे हम जीडीपी कहते हैं, ठीक है। हम इसको मार्केट वैल्यू पर काउंट करते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू लेकिन अब इसको हम फैक्टर कॉस्ट पर काउंट करने की सिफारिश की जा रही है, ठीक है। तो ये जीडीपी होगी, ठीक है। लेकिन अगर यही हम एक देश की बजाय अगर हम एक राज्य की संभालें तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी जीएसडीपी, ठीक है, पूरे स्टेट की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब इसके तहत क्या है कि ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का राजस्व अधिशेष का अनुमान 3% है वर्ष 2024-25 के लिए। अब समझना एक बात कि राजस्व अधिशेष का मतलब पता है क्या हो गया, कि अभी हमने क्या समझाया था आपको, हमने समझाया था कि गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू इनकम भी बताई थी और फिर हमने गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बताया था। तो मान के चलो कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू इनकम हुई है, जो इनकम है, ठीक है, अगर इनकम है और वो है मान के चलो 10 रुपये, और जो एक्सपेंडिचर है वो है मान के चलो 8 रुपये, तो 10 में से जो 8 घटा दिए ना, इनकम बची, तो 2 रुपये तो गवर्नमेंट के पास बच रहे हैं, है ना। तो इस 2 रुपये को हम पता है क्या कहेंगे, इस अधिशेष को बोलते हैं सरप्लस। क्या बोलते हैं, सरप्लस, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि ये है रेवेन्यू सरप्लस। तो अब याद रखना 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश का रेवेन्यू सरप्लस क्या है, रेवेन्यू सरप्लस कितना रहने का अनुमान है, 3% रहने का अनुमान है, ये याद रखना, ठीक है। लेकिन मान के चलो कि ऐसा होता कि गवर्नमेंट की इनकम है 10 रुपये, लेकिन एक्सपेंडिचर 8 की बजाय होता 12 रुपये, यानी कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो अब 2 रुपये क्या करती गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट 2 रुपये कहाँ से पहुँचाती, या तो भाई कैपिटल इनकम में से चुकाती, ठीक है, किसी न किसी तरीके से चुकाती, लेकिन उसको पैसा तो देना ही देना है। तो उस पैसे को, और ऐसी स्थिति को हम क्या कहते, हम उसको अधिशेष नहीं कहते, हम यहाँ राजस्व अधिशेष नहीं कहते, हम यहाँ कहते राजस्व घाटा। क्या बोलते, राजस्व घाटा, और घाटे को क्या बोलते हैं, डेफिसिट। क्या बोलते हैं, डेफिसिट, यानी कि हम कहते इसको रेवेन्यू डेफिसिट। क्या बोलते, रेवेन्यू डेफिसिट। क्या क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ। चलो आगे देखते हैं। अगला है कि 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3.46% पर लक्षित किया गया है। राजकोषीय घाटा का मतलब पता है क्या है, राजकोषीय घाटा का मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट के पास उसमें रेवेन्यू भी जोड़ना और कैपिटल भी जोड़ना, कि गवर्नमेंट के पास जो टोटल पैसा आया है, टोटल आया, टोटल इनकम, ठीक है, और टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर। अब जो टोटल इनकम है वो हमने देखा कि ज़्यादा है और जो एक्सपेंडिचर है वो है कम, तो हम उसको कहेंगे राजकोषीय घाटा, वो सॉरी राजकोषीय अधिशेष, यानी कि राजकोषीय का मतलब होता है फिस्कल, ठीक है, फिस्कल सरप्लस, ठीक है। लेकिन स्थिति क्या हो जाए, स्थिति ये हो जाए कि एक्सपेंडिचर तो ज़्यादा हो, ठीक है, और जो इनकम है वो हो कम, तो ऐसी स्थिति को हम कहेंगे राजकोषीय घाटा, यानी कि फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट। तो अब देखना उत्तर प्रदेश सरकार का 2024-25 के लिए जो राजकोषीय घाटा है यानी कि फिस्कल डेफिसिट है वो 3.46% पर लक्षित किया गया है। इसकी ये जो वैल्यू है ना 86,531 करोड़ रुपए, एग्जैक्ट जैसा का जैसा है वैसा का वैसा याद कर लेना, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है 2023-24 के संशोधित अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा 3.5% है। कितना है, अब देखना दोबारा से, वर्ष 2024-25 के लिए सरकार ने कितना रखा है लक्ष्य राजकोषीय घाटा रखने का,
3.46% का। कहा जाए कि भाई पिछली साल का कितना था, तो 3.5%। ठीक है, ये याद रहेगा, ये पिछली साल का है संशोधित अनुमान, ये परेशान नहीं होना। पता है क्यों? क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट ने अनुमान लगाया है बजट में, भाई एक अनुमान ही तो है, लेकिन जब साल के अंत में हम पहुंचेंगे तो देखेंगे कि भाई हमने जो अनुमान लगाया था उससे थोड़ा सा बजट इधर उधर हुआ है, कि भाई रेवेन्यू हमने जितना इनकम का सोचा था कि रेवेन्यू इनकम इतनी होगी, उसकी थोड़ी सी कम हुई है या ज़्यादा हुई है, ऐसा हो सकता है। कैपिटल इनकम जितनी हमने सोची थी उससे थोड़ी ज़्यादा कम हो सकती है, सॉरी। उसी प्रकार रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर होगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उसमें भी अंतर मिलेगा, हमें मिलेगा ना। तो ये जो होता है ना अंतर, इस अंतर को लास्ट में हम क्लियर करते हैं कि भाई हमने रखा था इतने % लक्ष्य और हुआ है इतना, तो वो होता है संशोधित अनुमान। ठीक है, तो संशोधित अनुमान क्लियर होता है कि अभी गवर्नमेंट ने लक्ष्य रखा है 3.46 का, लेकिन जो संशोधित अनुमान होगा वो जरूरी नहीं इतना ही होगा, लक्ष्य इतना है, जो संशोधित अनुमान होगा वो हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए। ठीक है, चलो, तो 2023-24 में घाटा कितना था? 3.5%। हम कह सकते हैं कि मामूली रूप से थोड़ा सा कम रखा गया है इस बार अपेक्षा, पिछली बार की अपेक्षा कर। ठीक है, चलो आगे, एक वन और वृक्ष क्षेत्र को मिलाकर 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो वो है 2030 तक। ठीक है, ये भी फैक्ट आपको याद रखना है कि 2030 तक उत्तर प्रदेश सरकार ने वन और वृक्ष क्षेत्र को मिलाकर पूरी जो जमीन है, स्थल है, उसका 15% रखने का फैसला लिया है। ठीक है, आगे कि उत्तर प्रदेश कृषि योजना को विश्व बैंक की सहायता प्राप्त है। ठीक है, ये भी याद रखना कि उत्तर प्रदेश कृषि योजना को विश्व बैंक की सहायता प्राप्त है, और जो उत्तर प्रदेश कृषि योजना है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ ही लेना आप लोग। ठीक है, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022-23 में प्रदेश की जीएसडीपी 8.3% की दर से बढ़ी है। चलो ये फैक्ट भी याद कर लेना। ठीक है, और जो प्रति व्यक्ति आय है, अब समझना, देखो हमने जीएसडीपी समझे, जीएसडीपी कि भाई उत्तर प्रदेश की मान के चलो जीएसडीपी है 100 रुपये। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में रहते हैं 10 लोग, तो 10 लोगों का डिवाइड दे दिया जाएगा, इसमें कितने बचे? 10। तो जो उत्तर प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय आएगी, यानी कि प्रति व्यक्ति जीएसडीपी और प्रति व्यक्ति आय दोनों सेम ही होगी यहाँ पर, वो कितनी होगी? 10 रुपये। ठीक है, ये इसी तरीके से ये क्या किया गया है कि उत्तर प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन का डिवाइड कर दिया गया है इसकी टोटल इनकम में। समझ में आया? इसकी जो टोटल जीएसडीपी है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमेशा जीएसडीपी को ही रखा जाता है। हम क्या करते हैं कि जब नेशनल स्तर पर देखते हैं तब हम नेशनल इनकम को काउंट करते हैं। ठीक है, तो जीएसडीपी में भी जो उत्तर प्रदेश की इनकम को काउंट करा जाएगा, और उसमें किस तरीके से किया जाता है, उसमें फिर हम अगर हम उसमें जाएंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं कि जो अब मान के चलो जो हम सब्सिडी देते हैं गवर्नमेंट को, सॉरी जो सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा वो, और इसके अलावा गवर्नमेंट जो इनडायरेक्ट टैक्सेस वसूलती है, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस वसूलती है, इन सब में जो है मैनेजमेंट करती है। ठीक है, क्या करती है? इन सब में मैनेजमेंट करती है। साथ ही इसके अलावा जो नेट फैक्टर इनकम होती है एब्रोड से, यानी कि विदेशों से जो नेट आय होती है उसके भी साथ में मैनेजमेंट करती है। ठीक है, तब आती है उसकी जो देश के स्तर पर देश की नेशनल इनकम और राज्य के स्तर पर राज्य की इनकम। ठीक है, और उस इनकम में, टोटल इनकम में अगर हम डिवाइड दे दें किसका? पॉपुलेशन का, तो हमारी निकल के आती है प्रति व्यक्ति जीएसडीपी, यानी कि प्रति व्यक्ति आय। तो वो कितनी है? 96,193 रुपये। यानी कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है? 96,193 रुपये। ठीक है, आगे कुछ फैक्ट दिए हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए हैं, जैसे कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से कुल 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश और 1.10 करोड़ लोगों को रोजगार प्राप्त होने का अनुमान है। ठीक है, बजट 2024-25 के अनुसार प्रदेश में कुल कितनी एमएसएमई इकाइयाँ हैं? तो इसका उत्तर है 96 लाख। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे। आगे है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, पहले ये 14वें स्थान पर था। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 2.4% है। उत्तर प्रदेश ने 6 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति लाने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है। ठीक है, सेमीकंडक्टर नीति लाने वाला उत्तर प्रदेश चौथा राज्य बन गया है। अच्छा, इसके पहले दूसरे पता है आपको? चलो, पहला आपको पता होना चाहिए, दूसरा आपको पता होना चाहिए, तीसरा पता होना चाहिए और तब चौथा। ठीक है, चलो याद कर लेना। ये पहला पता नहीं हो, चलो मैं ही बता देता हूँ। पहला है आपका गुजरात। ठीक है, सेमीकंडक्टर नीति लाने वाला पहला राज्य गुजरात है। और जो दूसरा राज्य है, दूसरा राज्य कौन सा है? दूसरा राज्य है उड़ीसा। ठीक है, कौन सा है? उड़ीसा है दूसरा राज्य। और जो तीसरा राज्य है वो है तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि 1500 एकड़ में लखनऊ में एरो सिटी बनाई जाएगी।
चलो ये सारे पॉइंट ना याद रखने हैं कि उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर एरो सिटी बनाई जा रही है, तो लखनऊ में बनाई जा रही है 1500 एकड़ में, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फार्मा कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया? हैदराबाद में किया है। हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2024 अवार्ड समारोह में उत्तर प्रदेश को कौन सा अवार्ड मिला है? तो चैंपियंस इन एविएशन अवार्ड, ठीक है, ये भी याद रखना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने डार्क जोन में नलकूप लगाने पर प्रतिबंध हटा दिया है। डार्क जोन भी लिख दिया है आपके लिए कि एक ऐसा क्षेत्र है जहां जल स्तर लगातार गिर रहा है तथा उसके संरक्षण की, हार्वेस्टिंग की कोई भी व्यवस्था नहीं है, ठीक है। बुंदेलखंड में रबी की सिंचाई के लिए टैरिफ लगाया जाएगा और वर्ष 2023-24 में अक्टूबर 2023 तक कुल कितने किसान क्रेडिट कार्ड वितरित हुए? तो इसका उत्तर है 37 लाख, ठीक है। निराश्रित महिला पेंशन के तहत पहले 500 रुपये मिलते थे, लेकिन अब बढ़ाकर कितने कर दिए गए? अब कर दिए गए 1000 रुपये, ठीक है। ये याद रखना कि निराश्रित महिला पेंशन के तहत जो पहले केवल 500 रुपये महीने मिलते थे महिलाओं को, लेकिन अब उसकी जगह पर कितने मिलते हैं? अब मिलते हैं आपके पूरे जो है अब मिलते हैं 1000 रुपये, ठीक है, ये याद रखना है। महिला किसान सशक्तिकरण 2024-25 में तकनीकी सहयोग के लिए कितने उत्पादक समूहों के गठन का लक्ष्य रखा गया है? तो यह है 200 उत्पादक समूह। अच्छा, मैंने ना इनको बहुविकल्पी की तरह बनाया है कि आप इसको आगे से पढ़ें और पीछे आपको दिमाग में रहे कि हाँ इसका हमने ये पढ़ा है, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो फैक्ट की तरह है, कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं। नहीं, इन्हीं के कॉन्सेप्ट बन जाते हैं, इन्हीं के सेंटेंस बन जाएंगे। देखना, जब आप टेस्ट दे रहे होंगे। अच्छा, टेस्ट के बारे में अगर किसी को पता नहीं है तो आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि देखो, एक मैगजीन है घटनासार, ठीक है। घटनासार मैगजीन हाफ ईयरली आ चुकी है अभी, ठीक है, हाफ ईयरली आ चुकी है, ये बात आपको पता ही है। और दूसरी मैगजीन जो एग्ज़ाम से ठीक पहले, यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम से ठीक पहले आएगी, कौन सी? एक तो घटनासार आएगी, ठीक है, और एक आएगी आई दृष्टि, ठीक है। एक कौन सी आएगी? आई दृष्टि। अब हमने क्या प्लान बनाया है वो समझें कि ये मैगजीन ना ज़्यादातर चीज़ें कंप्लीट करा देती हैं, लेकिन अगर कंप्लीट नहीं करा पाती तो ये बस मैपिंग जैसे क्वेश्चन कुछ रह जाते हैं बस, ठीक है। हमने इसका एक प्लान बनाया है और वो प्लान ये है कि हमने एक ग्रुप बनाया है, आप लोगों को इसके बारे में जानकारी ही होगी। इसमें हम क्या करवा रहे हैं कि ये जो घटनासार है ना हाफ ईयरली वाली, हम सबसे पहले आई दृष्टि के आने से पहले हमारा प्लान है कि हम इसके पेज टू पेज इसको रटवा दें आप लोगों को बहुत ढंग से। और वो ऐसा तभी पॉसिबल है कि जब हम आपसे कहेंगे कि पेज नंबर 1 से 10 तक पढ़कर आइए और इसका टेस्ट होना प्रस्तावित है, ठीक है। हम इसी तरीके से कर रहे हैं। पिछली बार भी हमने इस तरह का बैच चलाया था, आपको पता होगा 1050 मेंबर से ज़्यादा लोग थे हमारे बैच में और आप लोग उसका सदस्य रहे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग रहेंगे, आपको पता ही होगा उसके बारे में। अगर आप लोग इसके नहीं रहे ग्रुप के मेंबर तो आप फीडबैक ले सकते हैं। जो लोग इसके मेंबर रहे थे उनसे फीडबैक ले सकते हैं कि उनका एग्जाम में किस तरह का हमारा जो परफॉर्म रहा था इसमें, इस ग्रुप का उनका मतलब कितना फ़ायदा मिला था, आप ले सकते हैं उनसे, ठीक है। हमारा क्या लक्ष्य है कि जो घटनासार है हाफ ईयरली वाली उसको सबसे पहले अच्छे ढंग से कंप्लीट कराएं, ठीक है। पेज बाई पेज के पेज नंबर 1 से 10 तक, फिर 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, इस तरीके से हम मैनेज कर लेंगे पेजों को कि कहाँ पर अधिक प्रश्न है, कहाँ पर कम है, उस हिसाब से, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि वहाँ से पेज बाई पेज कंप्लीट कर सकते हैं। और ये हम आई दृष्टि और घटनासार जो ईयरली वाली आने वाली हैं उनके आने से पहले ये काम हमें करना है। तो इससे क्या होगा कि बहुत बड़ी सहूलियत ये हो जाएगी कि जो आई दृष्टि होगी ना और घटनासार, इन्हें फिर याद करना काफ़ी आसान हो जाएगा। जो एग्जाम के टाइम पर ये आएंगी ना मैगजीन, ये मैगजीन 20 दिन पहले आती हैं, कभी कभी बच्चों को 15 दिन पहले ही मिल पाती हैं, तो याद करना बड़ा टफ हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि कोशिश ये करेंगे कि सबसे पहले तो ये जैसे ही मैगजीन आएगी 20-25 दिन पहले, तो ये मैगजीन जब तक आपके पास पहुंचेगी तो थोड़ी लेट पहुंचती है, 1 वीक लेट, लेकिन हम क्या करेंगे ऑनलाइन ही बाय करके इसको और क्लास शुरू कर देंगे, ताकि जब तक मैगजीन आपकी ऑफलाइन आपके घर पर पहुंचे तब तक बहुत सारा पोर्शन आप कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है। एक तो ये लक्ष्य रहेगा। दूसरा क्या, दूसरा ये कि इस मैगजीन को भी जो पीसीएस के लिए आएगी इसको भी हम पेज वाइज कंप्लीट करवाएंगे इसी ग्रुप में, जो हमने ग्रुप चलाया है अभी पेड ग्रुप, उसी ग्रुप में अभी जिसमें घटनासार चलाई जाएगी 15 तारीख से, 15 सितंबर से शुरू होने वाली है, ठीक है, 15 सितंबर से। तो इसमें क्या है कि हम इन मैगजीन्स को भी कवर कराएंगे। और ऐसा ही नहीं, यूपी पीसीएस के एग्जाम के बाद में आपको पता है कि समीक्षा अधिकारी का पेपर होना है दिसंबर में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसके बाद में जो बीच का समय होगा
प्रयास करेंगे कि उन बीच के समय में जो करंट अफेयर होगी उसको भी कवर कराया जाए, और लास्ट में जो समीक्षा अधिकारी के लिए जो आई दृष्टि या घटनासार जो भी मैगजीन आएगी, हम उस मैगजीन को भी फिर से कंप्लीट कराएंगे। तो इससे ये हो जाएगा कि आपके सामने ना जो चीज़ आप पढ़ के जाते हैं एक बार, जैसे आप नॉर्मली पढ़ के चले गए, ठीक है, आप एक बार पढ़ गए, 2 बार पढ़ गए, बात वो वाली नहीं होती। लेकिन अगर हम इसको दूसरे तरीके से बना करके प्रश्न पूछने और उस प्रश्न का अगर आपने उत्तर सही दे दिया तो चीज़ें याद हो जाती हैं आसानी से। अगर नहीं दिया उत्तर आपने सही, तो हो सकता है कि गलत करने के बाद में आपको याद हो जाए। ये है दिमाग की, ये है इस तरह की संरचना कि हमें जब कोई प्रश्न पूछता है तो प्रश्न अगर हम बता देते हैं या नहीं बता पाते तो चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं, और अगर हम ऐसे ही पढ़ते चले जाते हैं तो कई बार चीज़ें याद भी नहीं हो पाती हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे ही अगर आप याद करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एडमिशन भी ले सकते हैं। 15 सितंबर से पहला टेस्ट शुरू होना है और 15 सितंबर तक एडमिशन ओपन है। पहले ये 349 रुपये फ़ी थी। पहले शुरू के जो 100 स्टूडेंट थे उनके लिए हमने क्या किया था कि इसकी 299 फ़ी रखी थी, ठीक है। लेकिन फिर बाद में ये 349 हो गई। लेकिन इशू ये हुआ कि बच्चे बहुत सारे ये कहने लग गए कि हम लेट हो गए, हमने बहुत समय बाद ग्रुप में देखा है, तो हम तो तुरंत ही लेते हैं आपका बैच। हाँ, सही भी बात है कि मतलब जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो तो हमेशा ही लेते हैं बैच, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि हम तो हमेशा लेते हैं, तो फिर ये हमारे लिए फ़ी कम होनी चाहिए। तो फिर हमने क्या किया कि अगले और 100 स्टूडेंट के लिए, यानी कि 200 स्टूडेंट्स के लिए ये जो फ़ी है वो कितनी कर दी है, 299 ही कर दी है। जैसे कि आज 11 तारीख है, ठीक है, और हमने ये बैच जो ओपन किया है वो 10 तारीख को किया है, ठीक है, यानी कि कल ही ओपन किया है। इसमें एडमिशन हमने कल ओपन किया है, तो कल से ही इसमें 120 एडमिशन से ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है। आप लोग अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हम पेज वाइज कंप्लीट करने वाले हैं सब कुछ। और जो मैपिंग है ना, बहुत जल्दी आपको मैपिंग की क्लास भी मिलेगी, और मैपिंग के जो क्वेश्चन होंगे वो मैपिंग के क्वेश्चन भी इसमें कवर कराए जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है कि महिला किसान निराश्रित महिला पेंशन के तहत 500 रुपये मिलते थे, अब बढ़ाकर कर दिए गए 1000 रुपये, ठीक है। अच्छा, इससे एक चीज़ और याद आई होगी आपको कि एक उत्तर प्रदेश में एक योजना चलाई जाती है जिसका नाम है कन्या सुमंगला योजना। क्या नाम है? ये याद होना चाहिए अगर याद नहीं है तो। कन्या सुमंगला योजना, ठीक है। कन्या सुमंगला योजना के तहत पहले 15,000 रुपये मिलते थे, जिनको बढ़ा करके 25,000 कर दिए। ये पॉइंट याद रखना है आपको, ठीक है। कन्या सुमंगला योजना के तहत कितने मिलते हैं रुपए? अब मिलते हैं 25,000 रुपये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। महिला किसान सशक्तिकरण 2024-25 में तकनीकी सहयोग के लिए कितने उत्पादक समूहों के गठन का लक्ष्य रखा गया है? तो 200 उत्पादक समूह। इनका लक्ष्य, इनका कार्य क्या होगा? ये जो महिला किसान होंगे उनको जो है टेक्नोलॉजी की जानकारी और ये सब प्रोवाइड कराएगा, ठीक। अगला है कि 117 विकास खंडों में कितने ग्रामीण स्टेडियम अर्थात मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण किया जाएगा? तो इसका उत्तर है 124, ठीक है। आगे है कर्नाटक में आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में उत्तर प्रदेश की लोकगीत टीम को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर है पहला। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। ई श्रम पोर्टल पर उत्तर प्रदेश सर्वाधिक पंजीकरण करने वाला राज्य है। तो प्रश्न ये है कि जो पंजीकरण है टोटल कितने हुए? तो वो हैं 8.32 करोड़, ठीक है। अच्छा, ई श्रम पोर्टल के बारे में पता होना चाहिए। ये असंगठित क्षेत्र के जो लोग हैं, मजदूर हैं, उनकी जो है उनका डाटा एकत्रित करने के लिए, पंजीकरण कराने के लिए एक पोर्टल खोला गया था। तो इनका डाटा ताकि गवर्नमेंट के पास पहुंच सके और इनसे संबंधित गवर्नमेंट योजनाएं ला सके, ठीक है। अगला है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में जोड़ी को कुल कितने पैसे दिए जाते हैं? तो इसका उत्तर है 51,000 रुपये। जोड़ी का मतलब एक जो है जो जोड़ी होती है वो पति मतलब एक मेल और फीमेल की शादी होती है, तो शादी में जो महिला और पुरुष दोनों मिला करके जोड़ी हो जाती है उनको मिलते हैं 51,000 रुपये, ठीक है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मुद्रा योजना, देखो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना तथा प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो लाभार्थियों के दृष्टिकोण से अगर देखें तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, ठीक है। ये भी याद रखना है। अच्छा, कुछ ये हैं कि बजट में प्रस्तावित कुछ महत्वपूर्ण मिशन और योजनाओं के लिए धनराशि कितनी आवंटित की गई है उसके डेटा हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे वाराणसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी कि निफ्ट के निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। अब देखो यहाँ पर याद करने वाली क्या चीज़ है, एक तो निफ्ट कहाँ पर निर्मित हो रहा है? वाराणसी में, ठीक है, ये भी याद रखना है। और 150 करोड़ रुपए उसके लिए आवंटित किए गए। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। अब यहाँ पर भी याद रखना है कि कुशीनगर में क्या बन रहा है? महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ठीक है। अगला है गोरखपुर और भदोही, इन दोनों का याद रखना है। यहाँ पर क्या बन रहा है?
पशु चिकित्सा महाविद्यालय के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। याद रखना है, गोरखपुर और भदोही दोनों, ठीक है, दोनों जिलों को याद रखना है। चित्रकूट में महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र के लिए 10.53 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। तो याद रखना, अगर ये याद ना रह पाए कहीं को कभी, तो ये जरूर रखना है कि जो महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र है वो चित्रकूट में खोला जा रहा है, ठीक है। हरिहर और आजमगढ़ में, हरिहर जो कि आजमगढ़ में है, संगीत महाविद्यालय के लिए 11.79 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। श्रृंगवीरपुर में निषाद राज गृह सांस्कृतिक केंद्र के लिए 14.68 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। अच्छा, ये जो रुपए आवंटित किए गए, आप सोच रहे होंगे ये किस तरह का फैक्ट हमसे हमें मतलब मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। याद रखना, इस तरह के फैक्ट भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा 1-2 बार, 3-4 बार आप देखोगे इसको, और 15 से ज़्यादा मिनट नहीं लगेंगी, 3-4 बार देखना, याद हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। और फिर 3-4 बार देखने से याद इतनी सही ढंग से नहीं होंगी, तो इतना तो हो ही जाएगा कि आप उसमें एलिमिनेट कर पाओगे, ठीक। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान के लिए 10 करोड़ रुपए का जो है व्यवस्था की गई है, आवंटन किया गया है। महाकुंभ 2025 के लिए 2500 करोड़ रुपए। कुकरेल वन सफारी पार्क के लिए 50 करोड़ रुपए। सामाजिक, ये कहाँ पर है, लखनऊ में, याद रखना, ठीक है। आगे है सामाजिक वानिकीकरण योजना के लिए 600 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 3695 करोड़ रुपए। बुंदेलखंड विकास निधि के लिए 425 करोड़ रुपए, ठीक है। बीडा के लिए, ये याद रखना, ये बीडा के गठन के लिए, बीडा का गठन किया जा चुका है, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। बुंदेलखंड विकास निधि के लिए 425 करोड़ रुपए। राज्य स्मार्ट सिटी के लिए 400 करोड़, अर्बन फ्लड के लिए 1000 करोड़। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के लिए 800 करोड़ रुपए हैं और स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए 2708 हैं और वहीं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 4867 करोड़ रुपए हैं, ठीक है। अब ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, रोपवे के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। आगरा मेट्रो के लिए 346 करोड़, कानपुर मेट्रो के लिए 395 करोड़, ठीक है। आगे है उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के लिए 60 करोड़ रुपए किए गए। नहर तथा सरकारी नलकूप के लिए 1100 करोड़ रुपए, ठीक। आगे आ जाते हैं, आगे है औद्योगिक लॉजिस्टिक पार्क के लिए 800 करोड़ रुपए। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 300 करोड़ रुपए। सर्व शिक्षा अभियान के लिए 21,300 करोड़ रुपए, 21,310 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन के लिए 22,000 करोड़ रुपए, ये सबसे ज़्यादा है, ठीक है। जल जीवन मिशन के लिए 22,000 करोड़ रुपए। पीएम आवास योजना शहरी के लिए 3948 करोड़ और पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए 2441 करोड़, ठीक है। और ये है स्वचालित वर्षा गेज योजना, उत्तर प्रदेश कृषि योजना और राज्य कृषि विकास योजना, इन तीनों योजनाओं के लिए 460 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ठीक है। अब ये हैं 2 चार्ट हैं आपके, जिसमें हम ये बताएंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार का एक तो इनकम और दूसरा जो खर्चा है, यानी कि टोटल पैसा जो आता है वो कहाँ से और जो जाता है वो कहाँ पर जाता है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट का जो जो कर राजस्व है, यानी कि जो टैक्स है वो कितना है, जो टोटल पैसा आता है उसमें 37.1% इसकी हिस्सेदारी है, ठीक है। वहीं इसको देखो, केंद्रीय करों का राज्यांश, यानी कि केंद्रीय करों की तरफ से इनको कितना मिलता है, जो टोटल मिलता है उसका 30%, ठीक है, मिला है इस बार, ठीक है। ये पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर है, ठीक है। अब तीसरा देखो, तीसरा क्या है, तीसरा है लोक ऋण, ठीक है। यहाँ से कितना मिलता है, यहाँ से मिलता है 3, ये तीसरे नंबर पर है लोक ऋण 15.3%, ठीक है। और उसके बाद में चौथा याद रखना, ये चौथा है, ये कितना है, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान, गवर्नमेंट से जो अनुदान प्राप्त होते हैं वो 12.9% के साथ में चौथे नंबर पर है, ठीक है। ये इस तरीके का सीक्वेंस आपको याद रखना है, ठीक। चलो, और बाकी के भी देख लेना, लेकिन ये 4 तो महत्वपूर्ण है, इनको याद रखना है। और दूसरा है कि पैसा जो गवर्नमेंट खर्च करती है वो करती कहाँ पर है, ठीक है। तो इसमें देख लेंगे, पहले नंबर पर क्या है, इसमें पहले नंबर पर हम देखेंगे पूंजीगत परिव्यय, यानी गवर्नमेंट ने जो एक्सपेंडिचर किया है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये उसके लिए, ठीक है। पहले नंबर पर ये है। और दूसरे नंबर पर क्या है, तो दूसरे नंबर पर आप यहाँ देखिए, एक है 12.7% और दूसरा है 12.8%, ठीक है। तो जो वेतन देते हैं ना सरकारी कर्मचारी को, वो है दूसरे नंबर पर, ठीक है। कहाँ जो सरकारी वेतन देते हैं ना, वो दूसरे नंबर पर 12.8% उसकी हिस्सेदारी है। तीसरी है अन्य व्यय, और अन्य व्यय को आपको, अन्य व्यय में कौन कौन से व्यय होते हैं ये देखने की आवश्यकता नहीं है, याद ये रखना है कि ये तीसरे नंबर पर है 12.7% के साथ में, ठीक है। और जो चौथे नंबर पर है वो है वेतन सहायता प्राप्त संस्थाएं,
जो संस्थाएं होती हैं, गवर्नमेंट की सहायता प्राप्त संस्थाएं जो चल रही हैं, उनको 11.7% उनकी हिस्सेदारी होती है उसमें, गवर्नमेंट उनको देती है, उनके वेतन देती है, ठीक है। और वहीं पेंशन के अगर हम रूप में हम देखें तो पेंशन भी 11.7% है इसकी भी। तो ये दोनों जो है चौथे नंबर पर आ जाती हैं, ठीक है। और जो अब 5वें नंबर पर होगा, वो 5वें नंबर पर होगा सहायता अनुदान, यानी राज्य सरकार के द्वारा जो अनुदान दिए जाते हैं, सहायता अनुदान, वो है 5वें नंबर पर, ठीक है। ये 5 टॉप याद रखना है आपको, ठीक है। बस ये याद रखना कि अगर कुछ इस तरीके से आ जाता है सेंटेंस के जो सब्सिडी है उसकी हिस्सेदारी ठीक दूसरे नंबर पर है, तो इस तरह के अगर सेंटेंस आएंगे तो आपको उसमें से एलिमिनेट करना आना चाहिए कि पहले नंबर पर क्या है, दूसरे पर क्या है, तीसरे पर क्या है, ठीक है। इस तरीके से रखोगे तो फिर ये है कि चीज़ें आपको मतलब परेशान नहीं कर पाएंगी, एक तरीके से कन्फ्यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही, बहुत जल्दी मिलेंगे। और हाँ, एडमिशन लेना हो तो ले लीजिएगा, और उसकी जो घटना सार चल रही है हमारी, उसकी नेक्स्ट क्लास भी जल्दी ही मिलेगी आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच।